हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं डॉक्टर प्रियंका सिंह, एन IRS of batch 2018 and currently she is posted as Assistant Commissioner Income Tax, Delhi। स्वागत करती हूँ मैडम आपका स्टडी IQ पर और and we are very glad that you're here with us sharing your journey about UPSC CSE and how you nailed it. So welcome so and much. so glad to have you today. सभी को बता दूं तो मैडम वाज डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये जो जर्नी रही है फ्रॉम डॉक्टर टू एन IRS, अगर उसके बारे में हम थोड़ा सा जान सके, हाउ यू हैड दिस आइडिया और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। और प्रीलिम्स से बहुत कम समय बचा है तो उसके लिए मैं एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट पहले विश कर दे। हम बाद में अभी बात करेंगे। जैसा आपने पूछा, पहले मैं उस क्वेश्चन पे आती हूँ कि मैं फ्रॉम डॉक्टर हाउ कम आई टर्न टू ब्यूरोक्रेट। सो मेरी कहानी एक्चुअली डॉक्टर बनने के बाद में शुरू हुई UPSC की कहानी। तो जब आप अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में और काफी बड़े अस्पताल में काम कर रहे होते हैं, जैसे मैंने MD करी हुई है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से, तो आपके पास में कम से कम 200 से ज्यादा मरीज हर रोज आप देख रहे होते हैं, वार्ड में अलग देख रहे होते हैं, गरीब से गरीब मरीज, मजबूर से मजबूर लोगों को देख रहे होते हैं। तो आपको ये समझ में आने लगता है कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है मरीजों को, उनके तीमारदारों को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी ज्यादा कमी है। और अल्टीमेटली आप ये रिलेट कर पाते हैं कि ये बेसिकली सिर्फ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की भी प्रॉब्लम है। हमारे देश में अभी बहुत सारे काम करने बाकी है, एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, पॉलिसी को लेवल पे काम करने बाकी है, और उसका सॉल्यूशन आपको सिर्फ समझ में आता है UPSC। मुझे एज अ डॉक्टर भी मैं बहुत मेहनत कर रही थी इस चीज को लेके, क्योंकि मैं सोचती रहती थी कि क्या कर सकते हैं हम मरीजों को, उनकी सुविधाएं बढ़ाने के लिए। तो मैं अपने लेवल से बहुत सारा अच्छा काम कर रही थी। जैसे मैं उस टाइम पे कई NGO से भी जुड़ी थी, मगर वो बहुत ही एडहॉक लगता था मुझे, सस्टेनेबल नहीं लंबे समय के लिए लगता था। और मैं यूपी उत्तर प्रदेश के बनारस जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। तो हमारे एरिया का UPSC को लेके काफी वहाँ पे जागरूकता भी रहती है। तो बचपन से ही, जैसे स्कूल लेवल पे ही हमारे फंक्शंस में एज अ चीफ गेस्ट बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आते रहते थे, तो उनको करीब से जानने का मौका मिलता था कि किस तरीके का काम ये करते हैं। तो एक उत्सुकता तो हमेशा से थी सिविल सर्वेंट बनने की, लेकिन डॉक्टर में बनी क्योंकि घर वालों की मर्जी थी, इट बीइंग अ पिंक कॉलर जॉब। क्योंकि आप पेट्रियार्कल सोसाइटी से आते हैं, तो पेट्रियार्कल सोसाइटी में पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों के लिए बाहर काम करना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप कर भी रहे हैं तो आप वो करिए जो लड़कियों के लिए ही सही मानते हैं, जैसे टीचर या डॉक्टर। मतलब कमेंट्स ऐसे भी मिलते हैं कि यदि आप इंजीनियर हैं या कुछ ऐसा जो मेल डोमिनेटेड मेल स्ट्रीम है उसमें कार्य कर रहे हैं, तो वो शोभा नहीं देता लड़कियों को, ऐसा सोच है। तो इस तरीके से सिविल सर्वेंट, लेडी सिविल सर्वेंट को हमेशा से मेरे समाज में मैंने देखा कि इज्जत मिलती है। अ, तो इसलिए जब मैं MD कर रही थी तो थर्ड ईयर में सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन आया एंड दे इंक्रीज द एज, क्योंकि आपकी MD करते वक्त एज भी काफी हो जाती है, तो अटेम्प्ट भी बहुत सारे रहते नहीं है। So after that, I decided this is my first and last opportunity to crack UPSC, and I gave that, and I get into it in first attempt. So this was my journey. मैडम, जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया, इट्स डेफिनेटली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पिरेशनल है कि यू वर्किंग टुवर्ड्स एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन में आप थी, डॉक्टर थी, बहुत सारे पेशेंट्स के लिए आप बहुत कुछ कर भी रही थी, एंड देन यू फाउंड दैट सिविल सर्विस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू एक्चुअली गेट इनटू द सिस्टम एंड डू इट राइट। और जहां से आप आती हैं, आपने बताया बनारस से आती हैं और वहां पे सिविल सर्विसेज की जागरूकता बहुत है, एंड यू ऑल्सो वांटेड टू ब्रेक द टैबू। तो पहले आप डॉक्टर बनी एंड देन सिविल सर्विसेज में आई, तो डेफिनेटली एक एक बेहतरीन रोल अदा भी कर रही हैं आप एज अ सिविल सर्वेंट। आज जब अपनी जर्नी को देखती हैं डॉक्टर से सिविल सर्वेंट, और हाउ इज द फीलिंग? आपने बहुत सारी चीजें आउट ऑफ द ब्लू जाके की, आपने जैसे कहा यू हैड टू ब्रेक द टैबू, द पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब कैसी फीलिंग है? इट्स द फीलिंग ऑफ कंटेंट? मैं
एक एग्जाम्पल से इसकी शुरुआत करना चाहूंगी आंसर की। हमारे समाज में जिन पेरेंट्स के लड़के नहीं होते थे, सिर्फ लड़कियां होती थी, उनको बिन जड़ का पेड़ बोलते थे। मेरे अपने ही घर में, अपने ही रिश्तेदारी में लोग हैं जिनके भी बेटियां हैं मगर लड़का एक भी नहीं है। दे वर ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड, दे लिव्ड सैड लाइफ। मेरे सिविल सर्वेंट बनने के बाद मैंने इतना बड़ा बदलाव होते देखा है कि अब लोग एग्जाम्पल देते हैं कि लड़कियां लड़कों से कहीं कम नहीं है। हमारी लड़कियां ही हैं तो वो भी हमारा नाम रोशन करेंगी। और अपनी लड़कियों को सिर्फ पढ़ने या हायर एजुकेशन के लिए ही नहीं, एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर क्लासेस के लिए भी भेज रहे हैं अब, जैसे डांस डांस क्लासेस के लिए भी। मैंने ये देखा था कि उस मेरे टाइम पे डांस वाज अ टेबू स्पेशली फॉर गर्ल्स, that being a patriarchal society, hardcore society, patriarchal society. So जब आप ऐसा ऐसा बदलाव आते देखते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि मैंने जो भी किया, जब जो मैंने तकलीफें सही, दैट वाज बर्थ, एवरीथिंग वाज बर्थ। उसके अलावा अब जो लोग उस वक्त मेरे ही पेरेंट्स को काफी प्रेशराइज करते थे कि आप पढ़ा रहे हैं, हायर एजुकेशन दिलवा रहे हैं, बाहर वो जॉब भी करेगी, डॉक्टर बन गई है, उसके बाद मतलब वो सेटल नहीं हो पाएगी जल्दी, शादी जल्दी नहीं होगी, बच्चे जल्दी नहीं होंगे, तो एज अ लेडी उसकी लाइफ भी और काफी ज्यादा रिस्की भी है रहेगा कि आप पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज रहे हैं, तो आपकी इज्जत भी दांव पे लगी रहेगी। वही लोग अब मुझसे हेल्प मांगते हैं। सो यू नो का मतलब दुनिया बिल्कुल पहले सिर के बल खड़ी थी, या पैर के बल खड़ी हो गई है मेरे समाज के लिए। सो मैडम, कम बैक टू आपने जैसे बताया एक बेहतरीन एग्जाम्पल आप सेट करी अपने पूरे समाज के लिए, एंड जहाँ पे लोग कहते थे कि लड़की को मत पढ़ाइए, आज उसी लड़की का एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से पहले डॉक्टर बनी, अब सिविल सर्वेंट है, और बहुत सारी चीजें वो एज अ चेंज मेकर काम कर रही हैं। मैडम, आगे चलते हैं और बात करते हैं। अब आप एक माँ भी हैं, and you've been always talking about ki how amazing it is to be in a motherhood and also managing your work. uh, how different it is, क्योंकि हम हमेशा बात करते हैं कि a mothers can do anything. So how it is uh, being a mother and a civil servant and managing both, balancing both very well. थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब आप एक माँ भी होते हैं और एक ऑफिसर होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो आपको एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ बिल्कुल जम्बल्ड अप रहती है, मिक्सड अप रहती है। प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ अलग अलग आप नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि माँ बनने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। आपको कोई भी चीज, जब आप उस दौर से गुजर चुके रहते हैं, जब आपने एक नए ह्यूमन को लाइफ दी है, तो आपको कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं लगती, क्योंकि सिर्फ यूपीएससी क्रैक करना ही इम्पॉसिबल सा नहीं लगता है। उसके आगे जब आप ब्यूरोक्रेट बन जाते हैं तो आपके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है कभी कभी कि आपको लगता है कि यू वोंट बी एबल टू गो थ्रू दिस प्रॉब्लम। बट आप माँ बनने के बाद में इतने कॉन्फिडेंट हो चुके रहते हैं कि कम वॉट में यू नो दैट यू विल गो थ्रू ऑल दिस प्रॉब्लम्स। But then you will have to manage, you are on double jeopardy। एक तरफ आपको माँ बनने की वजह से आपके सर्विस में आपको अपने आप को ज्यादा प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा एक टेंडेंसी रहती है, बिकॉज एवरीथिंग इज द मेन स्ट्रीम इज मेल स्ट्रीम, तो एक टेंडेंसी होती है कि ये मदर है तो इनको ज्यादा लोड वाली जॉब मत दो, लोड वाले प्रोजेक्ट्स मत दो, because she won't be able to manage this। There is always a judgment passed on the mothers। So you will have to work more at your professional end। आपको अपने ऑफिस में ज्यादा अपने मेल काउंटर पार्ट से ज्यादा इनपुट्स देने पड़ेंगे, ज्यादा आउटपुट्स देने पड़ेंगे, और घर पे आपके पास ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको बहुत ही ज्यादा बैलेंस अपने आप को करके चलना पड़ता है कि आपको अपनी नीड्स को थोड़ा पीछे रख के, और कहीं पे भी अगर टाइम वेस्ट होने की संभावना है तो वो चीज बिल्कुल नहीं करते हुए सिर्फ जो सबसे प्रायोरिटी वाली चीजें हैं वो करनी होती है। तो बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस जैसी चीज एक मदर के लिए तो मिथ है। आपको हर जगह मैक्सिमाइज करना होता है। आप प्रोफेशनल लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं उसमें प्रायोरिटाइज करके मैं वही करती हूँ जो मेरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एट द मोमेंट रहता है। और जब घर आ रही होती हूँ तो बिल्कुल से मेरा रोल स्विच हो जाता है, और एज अ मदर, एज अ केयरिंग मदर मैं बनने की कोशिश करती हूँ। तो इट इज अ कंटिन्यूअस जर्नी एंड इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस।
So, but then I need to put my more than 100% into it. So, madam, as you described that it's work in progress, and I'm sure this progress is going to be wonderful. And as you have carried your journey so gracefully, आगे भी आप उसी उसी grace के साथ आप आगे बढ़ेंगी. और जैसे आप बता रहे थे कि एक एक मदर, वर्किंग मदर, ब्यूरोक्रेट मदर, उनको हमेशा दे हैव टू गो टू द टेस्टिंग टाइम्स, दे आर बीइंग चैलेंज्ड बाय देमसेल्व्स एंड बाय द सोसाइटी कि आपने जैसे बताया कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप हेवी काम नहीं कर सकते, तो इट्स ऑलवेज अ टेस्ट प्रोसेस दैट्स गोइंग ऑन. शायद उसी को वर्क इन प्रोग्रेस आपने बताया. मैडम, ये तो आपकी जर्नी के बारे में बात कर ली, और डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर women were not very much educated, और एक एक टैबू सा था कि उनको नहीं पढ़ाते. वहां से आप निकल के एक डॉक्टर बनी, एक सिविल सर्वेंट बनी, और आज एक बेहतरीन सिविल सर्वेंट है. बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होंगे, बहुत सारे लोग इस बार फिल्म्स भी देने वाले हैं. उनके लिए कुछ फाइनल मिनट टिप्स देना चाहेंगी, लास्ट मिनट टिप्स? बिल्कुल. देखिए, अब बहुत ही कम दिन बचे हुए गिने चुने, तो सबसे पहले कुछ भी नया मटेरियल बिल्कुल भी मत पढ़िए. आपके अंदर से चाहे जितनी भी इच्छा हो, बिल्कुल भी कोई नया मटेरियल, अब एक स्ट्रिक्ट रूल बना लीजिए कि आज से मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़नी है. नहीं, जो मैंने पढ़ रखा है वही रिवाइज करना है. और दूसरी चीज होगी कि सब ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने की कोशिश करिए. एटलीस्ट एक बार जो चीजों का आपने पढ़ा है उसको, चाहे इसके पहले जितनी बार भी आपने रिवाइज किया, इस लास्ट वीक में एक बार जरूर उसको रिवाइज करिए, कंप्लीट रिवाइज करने की कोशिश करिए. थर्ड थिंग इज, आपका रूटीन सही करने की कोशिश करिए. हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमारा रूटीन जो है नाइट आउल जैसा हो जाता है कि हम लोग 3 बजे या 4 बजे 4 AM पे 3 AM पे सो रहे होते हैं और सुबह 10 बजे उठ रहे होते हैं. लेकिन एग्जाम जब आपका पास आ जाता है तो आपको बिल्कुल फ्रेश माइंड से जाना होता है एग्जाम में, क्योंकि आपको अगर कुछ रिकॉल भी करना है तो उसके लिए बहुत ही फ्रेश माइंड चाहिए, तभी आप रिकॉल भी कर पाएंगे. तो आपका थर्ड थिंग विल बी कि आप अपना रूटीन बिल्कुल बिल्कुल भी सही कर लीजिए. आपको मुश्किल से 2-3 दिन लगेंगे अडेप्ट होने में, बट देन ट्राई इट, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी डेट्रीमेंटल. Then fourth thing will be कि whatever mock prelims question paper you have left, आपके पास जितने क्वेश्चन पेपर अभी आपने रखे हुए हैं करने के लिए, फटाफट उनको विद इन टाइम या फिर 1 hour 45 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश करिए. और अभी तक आपने अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना लिया होगा कि क्या टॉपिक्स आप बार बार गलती कर रहे हैं किसमें. वो चीजों को वापस से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए या उन चीजों को पढ़िए. मेरे ख्याल से. और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होगी कि इस वक्त एक हफ्ते आप बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा. इतने सारे लोग हैं जो इतने हाईली क्वालिफाइड और इतनी सारी चीजें छोड़ के आए हुए हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड लोग हैं, वो तैयारी कर रहे हैं. नो, डोंट थिंक लाइक दैट. 100% अगर 100 लोग ये फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, तो 75 लोग लास्ट मोमेंट तक उम्मीद छोड़ चुके रहते हैं. ये सिर्फ 25 लोग होते हैं, 100 में से 25 लोग होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे अपना 100% दे रहे होते हैं एग्जाम हॉल में, और उन्हीं में से सिलेक्शन होना है. तो आपको उन 25 लोगों में आना है, ना कि 75 लोगों में. एग्जाम के बाद आप सारी टेंशन लीजिएगा, सैड होइएगा या रोइएगा, जो मन करे करिएगा, बट अभी लास्ट के 1 वीक में जस्ट होल्ड योर नर्व्स टाइट, होल्ड ऑन. एग्जाम हॉल में अपना 100% देने के बाद में देन you will be free to feel whatever you like. But right now you are not free to feel sad, or there's no time to lose in this sadness or depression. So just reiterating what madam said कि ये समय आपको पढ़ने का है, रिवाइज करने का है, ना कि ये सोचने का कि एग्जामिनेशन आप क्लियर कर रहे हैं या नहीं. वो तो आपको एग्जामिनेशन के बाद ही पता चलेगा. इसलिए होपफुल रहें, और जो आपका कर्तव्य है आप करें. कहते हैं ना कि आप कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए. तो फल की चिंता एग्जामिनेशन के बाद ही रहने दीजिए. मैडम, ये तो उनके लिए टिप्स होगी जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं, बट मैं टिप्स जानना चाहूंगी, कुछ टिप्स जो कमिंग एस्पिरेंट है, और जैसे आपका मोटिवेशन था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लेंगे. मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर अपने लाइफ जर्नी को इंक्लूड करते हुए करूंगी. मैंने एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया पीएमटी एंड देन स्टेट पीएमटीज, एएफएमसी का एग्जामिनेशन.
देन आई क्रैक्ड एग्जाम फॉर MDMS, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम। वो बहुत टफ होता है, वो 2 बार मैंने क्रैक किया। उसके बाद मैंने यूपीएससी एग्जाम लगातार 3 बार क्रैक किया है। सो साल 2015 में मेरी रैंक थी 362, साल 2016 में 574 और साल 2017 में इट वाज 309। आप मेरे रिजल्ट देखेंगे तो आपको हमेशा एक कंसिस्टेंसी दिखेगी। मैंने जो कोई भी एग्जाम दिया है उसमें सिलेक्शन लिया है। तो इस तरीके का एक कंसिस्टेंसी अगर आ जाता है तो आपको हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं आई विल गेट इनटू दिस एग्जाम, मेरा सिलेक्शन तो जरूर होगा। और वो कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आप उस एग्जाम को समझते हैं। तो यूपीएससी को एक बार समझिए कि इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या सिलेबस में कुछ टॉपिक्स है तो वो क्यों है। क्यों वो इसलिए है क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट आपको उन चीजों से ही आपका पाला पड़ना है, आपका सामना होना है, चाहे वो एथिक्स की चीजें हो, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, साइंस एंड टेक से रिलेटेड हो, या पॉलिटी से रिलेटेड हो, या इवन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। तो एक बार आप एग्जाम को जब समझ लेंगे और उसके बाद सिलेबस को थोड़ा डीप स्टडी कर लेंगे तो आपको आपका टाइम टेबल आप कैसे सेट करें और स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं आपको क्लियर हो जाएगा। आप अपने आप के लिए खुद से स्ट्रेटेजी टेलर करिए। देयर इज नो टेलर मेड कस्टम जनरल स्ट्रेटेजी दैट एवरी वन कैन फॉलो। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने लिए स्ट्रेटेजी बनाइए अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपने प्रति ईमानदार रहिए और इस बात को आप खुद से आप अपने आप को सबसे ज्यादा समझने की कोशिश करिए, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको कोई और नहीं समझ पाएगा। आप एक बार अपने आप को समझेंगे अनबायस्ड होके, फ्री होके, तो आपको ये समझ आएगा कि आप कहाँ पे कमजोर हैं। एक्सेप्ट करिए उन चीजों को कि यू आर वीक इन दीज एंड यू आर स्ट्रॉन्ग इन दीज। अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी बनाइए। पिछले 5 से 10 साल के क्वेश्चन पेपर लेके जब आप एनालाइज करेंगे कि कौन से टॉपिक्स से और कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको उन एग्जाम्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या है ये समझ में आने लगेंगी। और ये जो है ये स्ट्रेटेजी हर एग्जाम में काम करती है। बेसिक जो है आपका टाइम टेबल मैटर करता है। आप अपना टाइम टेबल पेपर पे चाहे जितना भी अच्छा बना ले, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इट इज एज गुड एज नो टाइम टेबल। टाइम टेबल को बहुत रिलीजियसली फॉलो करिए, उसमें एंटरटेनमेंट का भी टाइम डालिए, आपके रेस्ट करने का भी टाइम डालिए, रूटीन वर्क का टाइम डालिए एंड मेक इट मोर क्रिएटिव so that you enjoy your journey, because as we say that destination, the journey is more beautiful than destination usually. So यूपीएससी की जर्नी तो ऐसी है कि आपको बहुत मजा आएगा पढ़ते वक्त, आप बहुत एंजॉय करेंगे, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो। लेकिन सिलेक्शन ना होने में क्या अंतर आता है, वो अपनी स्ट्रेटेजी कैसी है और आप उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। और जो लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप भटकाव का शिकार मत होइए। क्या क्या होता है कई बार कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आते हैं तैयारी करने वाले लोगों के, उनकी स्ट्रेटेजी को देख के हम लोगों को थोड़ा इंफीरियर फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि उनके पास तो ये बुक्स भी है, उन्होंने ये बुक भी पढ़ रखी है, उन्होंने वो कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वो मटेरियल ले रखा है। ये ये देख के एक टेंडेंसी बन जाती है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, अदरवाइज मैं पीछे रह जाऊंगा। दिस इज डेट्रीमेंटल एंड सुसाइडल टेंडेंसी। सबसे पहले एक चीज समझना जरूरी है कि आपके पास कोई आपने मटेरियल खरीदा है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते हैं या पढ़ ही नहीं सकते हैं तो आप उसको फेंक दीजिए या मत खरीदिए, बिकॉज उससे आपको कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। इट विल ओनली वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी एंड इट विल ओनली मेक द पाइल अप, इट विल इंक्रीज द पाइल अप। सो बुक्स आपको इकट्ठा नहीं करना है। बेसिकली आपको एक अपना लाइफ में जब आप एग्जाम को क्वालिफाई करने का सोच रहे हैं तो एक मंत्र याद रखना है कि मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज योर नंबर एंड योर रैंक। और नंबर आएगा आपकी इस स्ट्रेटेजी से कि आपको आउटपुट मैक्सिमाइज करना है। हम लोग क्या करते हैं एग्जाम टाइम में भटकाव का शिकार होकर इनपुट के पीछे पड़ जाते हैं कि ये भी कोचिंग कर लो, वो मटेरियल भी ले लो, वो ज्वाइन कर लो प्रोग्राम, और कई सारे बुक्स ढेर सारे इकट्ठे कर लो। ऐसा नहीं करना है। कंसाइज बुक्स का लिस्ट रखिए, कई बार रिवाइज करिए, क्वेश्चन पेपर एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, अपनी गलतियों को सुधारिए
और इससे ज्यादा अच्छा कोई मंत्रा नहीं होगा कोई भी एग्जाम को। एंड यूपीएससी इज एन एग्जाम ओनली, इसको हम लोगों ने बहुत हवा बना दिया है, बट जस्ट टेक इट जस्ट एन एग्जाम, अ सीरियस एंड डिफिकल्ट एग्जाम, और आपको उतना ही सीरियस कैंडिडेट बनना है ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ एग्जामिनेशन। डेफिनेटली मैडम, और जिस तरीके से आपने डिस्क्राइब किया है, आई थिंक यू हैव मेड इट वेरी इजी फॉर द एस्पिरेंट्स टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन, और अगर वही समझ में आ गया तो आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड यूपीएससी इज जस्ट एन एग्जामिनेशन, इसलिए पढ़िए, सीरियस एस्पिरेंट के साथ पढ़िए एंड सीरियस अटेम्प्ट्स दीजिए। थैंक यू सो मच मैडम फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन।